बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही थी आपको? जी, मोहम्मद अस्मा। यस सर, आ रही है। ओके, क्लोज करो। एक्चुअली सिस्टम अपडेट पे लगा हुआ था, तो वो अपडेशन के बाद अब क्लास हमने शुरू की है इस वजह से। अच्छा जी, मैंने घर से कुछ काम करने के लिए दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 दी थी हमने। इसमें किसी का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी का कोई प्रॉब्लम इसको करते हुए आया हो या कोई आपको इशू आया हो, तो इसमें सिंपली रिकग्नाइज ही करना था कि ग्रांट है या नहीं है और उसका ट्रीटमेंट हमने किस तरह से करना था। तो अगर हम पीछे थ्योरी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके स्टैंडर्ड को आए हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए था इस क्वेश्चन के अंदर। किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये अब हमने क्वेश्चन जो है ये एग्जाम्पल अटेम्प्ट करना है। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून ईयर 2, Cathy received 3 grants, the detail of which are set out below. रिक्वायरमेंट पढ़ें जरा क्या है। क्वेश्चन को रीड आउट करने से पहले रिक्वायरमेंट जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि क्वेश्चन रीड करते हुए आपके जहन में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपकी जो रीडिंग है वो अंडरस्टैंडेबल होती जाएगी साथ साथ। ठीक है, बजाय ये कि आप पहले रीड करें और फिर उसको रिक्वायरमेंट को पढ़ें। शो हाउ द अबव ट्रांजैक्शन should be reflected in the financial statement of Cathy for the year ended 30th June year 2। ईयर 2 का उसने पूछा हुआ है कि उसमें ये कैसे रिफ्लेक्ट होंगी। वेयर एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ अ चॉइस, यू शुड शो ऑल पॉसिबल ऑप्शन। और जहां पर कहता है जी आपके पास ऑप्शनल है कि ये ट्रीटमेंट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो दोनों तरह से आपने उसको बताना है, सॉल्व करना है। ओके, पहली ग्रांट क्या है जी? ऑन 1 सितंबर अ ग्रांट ऑफ ₹40,000 फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट। दिस ग्रांट वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ ₹70,000 विच कैटी हैड इनकर्ड। अब ये देखें, ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, तो इसको हमने दो तरह से जो है वो देखा है। एक वो कह रहे हैं कि जी आप इसको एक्सपेंस के तौर पर शो कर दें, इनकम के तौर पर शो कर दें। और दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि आप इसको एक्सपेंस में से नेट ऑफ कर दें। ठीक है, यानी आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट 70,000 है, तो 40,000 ट्रेनिंग कॉस्ट को क्रेडिट कर दें जो ग्रांट मिली है। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या है कि आप ट्रेनिंग कॉस्ट 70,000 ही रहने दें, और जो ग्रांट लोकल गवर्नमेंट ग्रांट है उसको आप अदर इनकम के तौर पर शो कर लें। देखें जी जरा इसका सोल्यूशन जो है, ताकि साथ साथ क्लोज करते जाएं। ये देखें ये अल्टीमेटली the above transaction should be reflected in the financial statement of Cathy for the year ended 30. Option 1, net grant of related expenditure, statement of financial position। कौन सी लिखी हुई इसमें? अच्छा, सारी ग्रांट्स हैं। ओके 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 ओके। ग्रांट एक्चुअली 3 है, तो जाहिर है तीनों का जो है वो ट्रीटमेंट आएगा 30 जून ईयर 2 के अंदर। तो ये जो अभी हमारा पहला पॉइंट है, ये जब आप देखेंगे इंक्लूडेड इन इनकम स्टेटमेंट, ये जहाँ पर हम इसको लाइन आउट कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो 70,000 में से 40,000 ग्रांट माइनस कर देंगे, तो 30,000 जो है ये हमारी शो हो जाएगी, जो हमारी कॉस्ट होगी नेट हो गए। और अल्टीमेटली जब हम इसका अल्टरनेट ट्रीटमेंट आएगा, तो उसके अंदर आप ये देखें कि ट्रेनिंग कॉस्ट 70,000 शो हुई हुई है और गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव जो है वो 40,000 शो हुई हुई है। ठीक है, ये 70,000 की जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो एक्सपेंस शो हुई हुई है। ये प्रॉफिट एंड लॉस की प्रेजेंटेशन है ना, ऑप्शन 2 के अंदर। तो हमने अभी दोनों डिस्कस कर ली। उसने फिर ये सारी की सारी जो ग्रांट्स है ना, इनको इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, अल्टीमेटली जब आप उसको बाकी ग्रांट्स भी दिखाएंगे तो उनका भी ट्रीटमेंट जो है वो वहां पर शो होगा। ठीक है जी, पीछे चलें। अब आगे हमारी जो पार्ट 2 थी, दूसरी ग्रांट थी। ये सारे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं है, ये कंबाइंड क्वेश्चन है।
बस में 3 किस्म की ग्रांट है लेकिन एक ही कंपनी है, तो लिहाजा ईयर 2 के अंदर उन तीनों का अपना अपना इम्पैक्ट आएगा। ऑन 1st November, Cathy bought a machine for rupees 350,000. A grant of rupees 100,000 was received from central government in respect of this purchase. The machine, which has the residual value of 50,000, is depreciated on straight line basis over its useful life of 5 years. अच्छा जी, अब इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि हम जो एसेट है उसको 350,000 का ही शो करें और उसको रेगुलर वे से डेप्रिसिएट करें। ठीक है, उसको क्या करें, हम रेगुलर वे से डेप्रिसिएट करते जाएं। उसकी डेप्रिसिएशन बनेगी स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर 50,000 माइनस करेंगे और 3 लाख को हमने कितने सालों में, 5 सालों में, तो 60,000 पर एनम बनेगा, 60,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। और ग्रांट के साथ क्या करेंगे, ग्रांट को डेफर्ड इनकम बुक करें, लायबिलिटी बुक करें और उसमें से वो ग्रांट जो कि ये 1 नवंबर को आपने एसेट खरीदा है, हमारा क्लोजिंग क्या है, दिसंबर क्लोजिंग है, जून क्लोजिंग है, जून दिया होगा ना, ठीक है, तो ये नवंबर कौन सा है जो दिया हुआ है? हम्म, नहीं, ये रन जून 2 है ना, तो ये नवंबर अगले साल में फिर आएगा, जून के बाद वाला नवंबर तो अगले साल में आएगा, ये इसी साल का है, इसी साल का है, मतलब ये ऑन 1 नवंबर ईयर 2 है, यहाँ लिख दो ईयर 2, ये नीचे यहाँ, यहाँ ये ईयर 2 है, ठीक है जी, ओके। अब क्या करना है कि ग्रांट को हमने डेफर्ड इनकम बुक कर लेना है, इसमें से ये ग्रांट कितने जितनी लाइफ है एसेट की उतने सालों के ऊपर इसमें अमोर्टाइज होना है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 60, 5 ईयर्स है ना, तो इनटू 12 मंथ, 60 मंथ है, 1 साल की 20,000 बनेगी। और हमने नवंबर दिसंबर, नहीं यार ये ईयर 1 होगा, ये जो हमने लिखा है 1 नवंबर ईयर 2, ईयर 2 लिखा हुआ है ना, ईयर 2 मीन ईयर एंड 2 है, तो अगर ये नवंबर ईयर 2 है तो ये जून के बाद चला जाएगा ना, तो जून से पहले आना चाहिए ये, तो ये ईयर 1 है, इसको ईयर 1 करें, ये ईयर 1 है, ठीक है, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 8 महीने की जो है ना अपना ग्रांट, वो इनकम बननी है, ठीक है जी, करें जी, 1333 पर मंथ, 8 माह की बनी 13,333, तो ये हम क्या करेंगे, ग्रांट को यहां से निकालेंगे और इनकम बुक करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, बाकी जो ग्रांट बची है उसको आपने करंट और नॉन करंट लायबिलिटी में डिवाइड करना है। 20,000 1 साल की बनती है, तो उसमें से पहले तो 1 लाख में से 13,333 माइनस कर दें, कितना बचा, 86,667, ये वो ग्रांट है जो लायबिलिटी शो होनी है, इसमें से 20,000 करंट है और बाकी 66,667 जो है वो नॉन करंट है, ठीक है जी। एक ट्रीटमेंट तो ये है कि हम ग्रांट को एसेट को पूरा बुक करें, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे कि एसेट डेप्रिसिएट होता है वैसे करें, और ग्रांट के साथ क्या करें, ग्रांट को हम डेफर्ड लायबिलिटी बुक करें, डेफर्ड इनकम के तौर पर लायबिलिटी बुक करें, उसमें से जितने महीने इस साल में यूज हुई है उतने महीने की ग्रांट निकाल के पर मंथ अमोर्टाइजेशन निकाल लें, उतने महीने 8 महीने यूज हुई है नवंबर से लेके जून, नवंबर ईयर 1 से लेके जून ईयर 2 तक, तो वो हम उसको ले जाएं उधर अपना इनकम में, और अगले 1 साल की जो बनेगी वो बननी है 20,000, साल की 20,000 बनती है, वो करंट लायबिलिटी में चली जाएगी, और बाकी जो बनती है 66-67,000 समथिंग वो चली जाएगी करंट लायबिलिटी के अंदर। चलो जी जरा ये देखें, ये उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2,23,333, ठीक है जी, ये इसमें से उसने
जो हमारे पास इक्विपमेंट आ रहा है वो इतना बचा 2,23,000 का, और करंट लायबिलिटी में 1 लाख आ रहा है। तो ये उसने ये ऑप्शन 1 है। हम ऑप्शन 2 पे जाएं जरा, पहले हमने ऑप्शन 2 डिस्कस किया है, ये डिस्कस किया है हमने, ठीक है। तो ऑप्शन 2 के अंदर क्या है कि आपके पास, अच्छा अब ये डिसीजन किस तरह होगा कि ऑप्शन 1 में किन चीज़ों को क्लब करना और ऑप्शन 2 में किन चीज़ों को क्लब करना, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम इसका बेहतर ये है कि हम इसकी जो ट्रीटमेंट है ना वो पार्ट वाइज शो करें तो ज़्यादा बेहतर आंसर होगा, ठीक है। तो एनीवेज ये 3,50,000 का हमारा एसेट था, उसमें से डेप्रिसिएट हो गया कितना, 40,000। वो डेप्रिसिएशन कैसे निकली है ये नीचे उसने कैलकुलेट की हुई है, ये देखें, ये अंडरलाइन हम कर रहे हैं, ठीक है। 50,000 रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये आ गया 40,000। ये 310 उसकी वर्किंग है, ये जो ऊपर शो हुआ नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये उधर शो हो गया। और करंट लायबिलिटी, अदर लायबिलिटीज के अंदर उसने ये काम गलत किया हुआ है ना, नहीं वो ऊपर देखो ना, करंट और नॉन करंट में करना था ना, तो ये इन्होंने करंट और नॉन करंट में इसे सेग्रीगेट नहीं किया हुआ, ठीक है। वो जो 86,667 है, और इसी तरह ये जो 1 लाख है, ये भी उन्होंने उसको भी गवर्नमेंट ग्रांट पेएबल रीपेएबल को उन्होंने, ये और है, ये तीसरी वाली ग्रांट होगी, ठीक है। वो पहले वाली नहीं है, ये तीसरी ग्रांट है, कोई और है। हाँ, तो वो जो 86,667 है ना, ये वाला, ये बेसिकली क्या है, ये 1 लाख जमा 86,667 है, ठीक है। तो ये 1 लाख तीसरे, जो पार्ट सी की ग्रांट डिस्कस अभी होनी है, ये वो वाली है। पार्ट ए वाली तो मतलब अल्टीमेटली वो हमने सारी उसको कहा कि जी या उसे लमसम इनकम बुक कर लें या उसे मोर्टाइज कर लें, ठीक है। तो ये है 86,667। अब इसकी गलती यहाँ ये हुई हुई है कि हमने इसको करंट और नॉन करंट में डिवीजन करनी इसकी, ठीक है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि इसको अगर हम अलहदा अलहदा शो करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है। निकालो यार जरा शीट निकालो, छोड़ो इसको। अच्छा जी, इधर मैं लिखने लगा हूँ ग्रांट 1, ग्रांट 2 और ग्रांट 3, 3 ग्रांट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको लिखते हैं जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। अब ये हमारे पास है, हम इसको लिख देते हैं ऑप्शन 1, ठीक है। हमें पहली जो ग्रांट है उसके अंदर हमने अल्टीमेटली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में तो कोई चीज नहीं आनी, वो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, ठीक है। वो ग्रांट 1 हम उसे कंसिडर करेंगे। जिससे मशीनरी खरीदी है 3,50,000, वो ग्रांट 2 है। और जो सी वाली है वो ग्रांट 3 है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को जिस वक्त हम ग्रुप करते हैं, तो वो अल्टीमेटली जाहिर है जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अराइज हो रही है वही ग्रुप होनी है ना, बाकी तो उधर नहीं आएगी। तो जो पहले वाली ग्रांट है उसमें तो कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का काम नहीं है, ठीक है। हाँ अलबत्ता उसके अंदर लाइबिलिटी साइड पर उसके अंदर काम है, ठीक है। वो हमने क्या करना है, या तो हमने उसे नहीं, वो भी नहीं है क्योंकि वो तो लाइबिलिटी बननी ही नहीं है। तो लिहाजा उसके अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ना कि इधर लिखूंगा कि नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब मैं सिर्फ वही पोर्शन बना रहा हूँ जो हमने इधर शो करने हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और इधर मैं कर देता हूँ करंट लाइबिलिटीज, ठीक है ना। ग्रांट 1 के अंदर, ठीक है, इधर हम लिख देते हैं यहाँ कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। इधर कुछ नहीं आना,
इधर कुछ नहीं आना, इधर कुछ नहीं आना ग्रांट वन में। ठीक है, अब एक सेक इसी को ऊपर कर लो, इसी के अंदर शो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम इसको लिखेंगे कि अच्छा, अब हमारे पास पहली ऑप्शन क्या है कि अच्छा, स्टैंडर्ड के अंदर हमें उसने कोई ऐसे तो नहीं कहा हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन ये है सेकंड ये है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड के अंदर उसने ओपन किया हुआ है, तो लिहाजा हम किसी भी ऑप्शन को किसी भी ऑप्शन के साथ ग्रुप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जी हमारी पहली ऑप्शन ये है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसी तरह एक सेकंड ऑप्शन का भी शेड्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम उसको लिख देते हैं ट्रेनिंग कॉस्ट, और इधर लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, ट्रेनिंग कॉस्ट 70,000 है, और गवर्नमेंट ग्रांट जो है ये इनकम बन जाएगी, ये ब्रैकेट में हम शो करते हैं। ठीक है, ये शो हो जाएगी, ये ऑप्शन वन है। अब अगर इसी को मैं ऑप्शन टू पे, पहले मैं इसको ऑप्शन वन में हम कर लें, फिर मेरा ख्याल ऑप्शन टू पे जाते हैं। ठीक है, अब आगे ग्रांट नंबर टू। ग्रांट नंबर टू के अंदर हमने कहा जी ऑप्शन वन क्या है कि हम एसेट को 3,50,000 का ही रखें। ठीक है, और उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। वो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, 3,50,000 माइनस 50,000 उसकी रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 60 मंथ। ठीक है, और इस साल में वो कितने महीने यूज हुई हैं, 8, तो कितनी बन गई, 40,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जाहिर है डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर आ जाएगी, डेप्रिसिएशन इधर कुछ नहीं आएगी, इस ऑप्शन के अंदर डेप्रिसिएशन आ जाएगी कितनी, 40,000। ठीक है जी, और यहाँ कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का आ जाएगा, 3,10,000। ठीक है जी, ये आ गया। और ये जो ग्रांट इसके अगेंस्ट मिली हुई हमें 1,00,000 की, उस 1,00,000 में से हम ग्रांट को 8 महीने की ग्रांट अमोर्टाइज करें, इनकम बनाएंगे। ठीक है, और बाकी ग्रांट जो है वो हम दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। नॉन करंट लायबिलिटी जो है इसमें कितनी चली जाएगी, 20,000, ऑप्शन टू ग्रांट नंबर टू में से। ठीक है, और बाकी कितना है जी, 66,600 टोटल बनी थी ना 1,00,000 में से 8 महीने की डेप्शन कितनी निकली, 13,333। ठीक है, वो हम इधर नीचे शो करेंगे, ऊपर करें थोड़ा सा, वो भी इधर शो कर देते हैं। ठीक है, डेफर्ड इनकम, इनकम अमोर्टाइज्ड, इसमें कोई नहीं है, इसमें कितनी आएगी, 13,333। इसको हमने इनकम बनाना है, ये मैं ब्रैकेट इनकम के लिए शो कर रहा हूँ। ठीक है, और इधर फिर क्या बचेगा, यानी टोटल 1,00,000 में से 13,333 माइनस किया तो 86,667, उसमें से 20,000 करंट लायबिलिटी है, और बाकी 66,667। ये प्रेजेंटेशन ऐसे शो करनी है ऑप्शन वन के लिए। ठीक है जी, अब आ जाते हैं ग्रांट नंबर थ्री के ऊपर, पीछे जाएं, ये रहा। ऑन 1st June a grant of rupees 100,000 from local government. This grant was in respect of relocation cost, but Catty had incurred moving part of its business, had incurred moving part of its business from outside the local area. The grant is repayable in full unless Catty recruits 10 employees locally by the end of year 2. Okay, 30 जून तक अगर वो 10 एम्प्लॉय भी लेते हैं। कैटी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिक्रूट एज द लोकल स्किल बेस डज नॉट मैच द नीड्स ऑफ द पार्ट ऑफ द बिजनेस। लो जी, बंदे, इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज नॉट सर्टन कि वो कंडीशन रिलेटेड टू ग्रांट्स जो हैं उनको पूरी कर सकेगा, लिहाजा ग्रांट जो है वो रीपेएबल होगी, ये इसको हम इनकम के तौर पर शो नहीं करेंगे। लिहाजा
ये वाली ग्रांट लंप सम हमारे लिए क्या है, रीपेएबल है, ठीक है। तो अल्टीमेटली एज्यूमिंग दैट कि अगले साल में हमें ये वापस करनी पड़ेगी, तो हम इसको करंट लायबिलिटी के अंदर इस पूरी की पूरी ग्रांट को यहाँ शो कर देते हैं। एंट्री क्या हुई, कैश डेबिट और ग्रांट क्रेडिट, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं करना इसका, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, और अल्टीमेटली ये यहाँ कुछ नहीं था इधर, और इस यहाँ भी कुछ भी नहीं। अब अगर आप चाहें तो इसको टोटल कर सकते हैं। जब आप टोटल करेंगे तो ये जो है अल्टीमेटली यहाँ पर भी हमने लिखना था इधर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है जी। ये इसका प्रेजेंटेशन होगी और ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की होगी, ठीक है। अब अगर आप इनके टोटल करना चाहें जैसे कि उसने बुक में किया हुआ है, तो ये टोटल 3,10,000 आ गया जी, ठीक है जी। और ये टोटल आ गया 66,667, और ये टोटल आ गया 1,20,000। उसने जो गलती की हुई है, उसने इन दोनों को इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। उसने इसे 1,86,667 दिखाया हुआ है, ठीक है। ये अब इनकम स्टेटमेंट में ये 70,000 का एक्सपेंस आ गया, और ये 40,000 की इनकम आ गई कंबाइंड स्टेटमेंट के अंदर सारी ग्रांट्स की, और फिर ये 40,000 की एक्सपेंस डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है। और फिर ये 13,333 की इनकम आ गई, ये इनकम आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। अगर आप इसे देख देख के करेंगे पीछे से आंसर को, तो अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे ट्रीटमेंट के अंदर बहुत आसानी है, क्वेश्चन ही निकालो जी, मैं वही करूंगा। ये देखें, अब ये नोट कर लिया आपने, मैं इसको रेज कर सकता हूँ, इसकी शीट कॉपी कर लो ना, ये ग्रुप में डाल देना ये वाली शीट, ठीक है। चलो ठीक हो गए, चलें। अब हमने क्या करना है, कुछ चेंजेस हैं यहाँ पर। ऑप्शन 1 की बजाय हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन 2 लिखेंगे, ठीक है। ये सब कुछ वैसे ही है, लेकिन चेंजेस आएंगी, कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे। ये जो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, इसमें सबसे पहले हमने ग्रांट लमसम माइनस कर देनी है, ठीक है। वो ग्रांट लमसम कैसे माइनस होगी, ऐसे 3,50,000, बल्कि हम पहली ग्रांट को पहले देखते हैं ना, जैसे तरतीब से चल रहे थे जी। नहीं नहीं नहीं, रिमूव ना करो, अच्छा जी, साथ साथ रिमूव करते जाएंगे ना। ये पहली ग्रांट है ताकि कंपैरिजन भी बच्चे करते हैं। उसमें हमने क्या किया था कि हमने ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम थी, इसका सारा इफेक्ट ही इनकम स्टेटमेंट में आना है दोनों ऑप्शन में। तो पहली ऑप्शन में ये हमने अलहदा अलहदा शो किया था। दूसरी ऑप्शन में क्या करना है, दूसरी ऑप्शन में इन दोनों की जगह सिर्फ एक लाइन आइटम आएगा, और वो लाइन आइटम क्या होगा, उसको हम लिखेंगे ट्रेनिंग कॉस्ट नेट ऑफ ग्रांट। वो कितनी आ जाएगी जी, 30,000। ग्रांट माइनस हो गई, प्रेजेंटेशन करनी है तो यहाँ लिख दें 70,000 माइनस 40,000 की ग्रांट थी ना, ये माइनस हो गया, ओके। और किसी जगह इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था, पहली ग्रांट फर्क, देखिए नंबर है ना। तो आप जो चीज तरतीब से चलेंगे तो समेट से जाएंगे। उसके बाद आ गया जी ये ग्रांट नंबर 2, 3,50,000 माइनस 1,00,000। ग्रांट सारी की सारी हमने इधर से ही माइनस कर दी, ऐसे है जी। जब हमें ग्रांट मिली तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक डेबिट और एसेट क्रेडिट 1,00,000 से। अब एसेट कितने का रह गया जी, एसेट रह गया 2,50,000 का। इसमें से 250 में से 50,000 उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, ठीक है जी।
तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 60 मंथ से, मल्टीप्लाइड बाय 8 मंथ यूज हुआ है, ये इसकी डेप्रिसिएशन निकल आएगी। कितनी बनेगी? 26,667, ये डेप्रिसिएशन है। ये इसमें से माइनस कर दें 250 में से, तो यहाँ पर मेरे पास फिगर आ जाएगी। ये मैंने इसकी वर्किंग आपको यहाँ बना दी, यहीं पर बना दी, ठीक है। ये फिगर चेंज हो जाएगी, ये वाली। कितने आया जी? अच्छा, अब 2,50,000 नेट एसेट रह गया, उसमें से 26,667 हमने डिडक्शन माइनस की, तो कितना बना? 2 लाख। हाँ जी, 2 लाख, 2,23,333, ठीक है जी। और इसकी डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 26,667। ये देखें, पहले ऑप्शन में डेप्रिसिएशन कितनी बन रही थी? 40,000। अब डेप्रिसिएशन कितनी बन रही है? अब बन रही है 26,667। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात। और इसके अंदर ग्रांट लायबिलिटी बुक ही नहीं होनी, ठीक है, वो सारी एसेट में ही मर्ज होगी। लिहाजा यहाँ भी कोई सवाल नहीं पैदा होता ग्रांट के शो होने का, यहाँ भी नहीं होता। और ज़ाहिर है जब वहाँ नहीं होता तो इसकी अमोर्टाइजेशन का भी कोई इशू नहीं है। क्यों जी? ऐसे ही है। लो जी, ये वाला आसान वाला ऑप्शन जिसे कंपैरेटिवली हम कहते हैं, ठीक है जी। ओके, उसके बाद तीसरी ग्रांट का ट्रीटमेंट यही है, उसकी कोई ऑप्शन नहीं, उसको हमने लायबिलिटी ही शो करना है, क्योंकि वो तो हम उसको इनकम के तौर पर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो हम कंडीशन मीट नहीं कर रहे। लिहाजा उस केस के अंदर ही ऐसे ही रहेगा। अब जब आप इसको सारा जब आप करेंगे तो अल्टीमेटली दूसरे ऑप्शन में टोटल फिगर्स ये आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा, अभी हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल फिगर जो। ओके, तो इसमें क्या हुआ? टोटल आ गया जी, ऊपर हमने टोटल लिखना है 2,23,333, और करंट लायबिलिटी नील, नॉन करंट लायबिलिटी 1 लाख। ये सिर्फ वही वाली, एज्यूमिंग दैट कि हमें अगले साल पे करनी पड़ेगी, वो जो तीसरी वाली ग्रांट थी। ट्रेनिंग कॉस्ट नेट ऑफ ग्रांट 30,000, ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन 26,667। लो जी, ठीक है, ऑल डन। इस तरह से आपने एग्जाम में शो करना है। एक किताब वाले ने लंबे चौड़े किस्से बनाए हुए हैं, मतलब अंडरस्टैंडेबल बच्चों के लिए बातें तो यही लिखी हुई हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है। इसे भी कॉपी कर लेना और ये भी उधर ग्रुप में डाल देना, ताकि बच्चे इसका कंपैरिजन कर लें। क्यों जी, समझ आई है जी मेरी बात की? हैंड रेज करके बताएं जरा, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बस जी, क्लोज हो गया था। अच्छा जी, अब इससे रिलेटेड ना आखिर में क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन मेरा हाल मिक्स हैं, मिक्स दिए हुए हैं। तो जिस वक्त हम उस पर चले जाएंगे, सारा चैप्टर पढ़ लेंगे, तो फिर हम उन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने के लिए कहूंगा। अभी फिलहाल नहीं, आपने इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है जी। कर सकते हैं, ग्रांट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क यही है, ठीक है। इसको पिक एंड चूज कर लीजिएगा। वो भी एक नॉलेजेबल एक्सरसाइज होगी कि जी कौन सा ग्रांट रिलेटेड क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, और आप उसको आंसर करके आइएगा। किसी में कोई प्रॉब्लम हुई, लाइक ये देखें, यहाँ पर बात हो रही है ना कि जी ये लिखा हुआ है कि 10 मिलियन लोन, द लोन वाज स्पेसिफिकली इशू टू फाइनेंस द बिल्डिंग, ये बोरिंग कॉस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। 5 मिलियन रिसीव 10 मिलियन, द लोन वाज, ये भी उसी का है। मेरा ख्याल है शुरू में उसने इकट्ठे दिए हुए होंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपने चारों ये देख लेने, और आगे कहीं ये पांचवा भी बोरिंग कॉस्ट का है। यहाँ तक जो है ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आगे भी कोई एक आध हो सकता है। तो आपने एक दफा इनको देख के तो ये चारों क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट कर लेने हैं। अभी तक जो पेपर में आया हुआ मटेरियल था वो यही है। हमारे पास कोई क्वेश्चन है जी? हाँ ठीक है, वो फिर आखिर में कर लेंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और बोरिंग कॉस्ट का। तो मेरा ख्याल है हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट कर लेना चाहिए, ठीक है जी। चलें जी।
अच्छा जी, IS 40 जो है ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। ये 3 स्टैंडर्ड है इस चैप्टर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसमें तीसरा पहला हमने गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड पढ़ लिया, IS 20, और ये IS 40 है। और फिर IS 23 जो है। तो बोरिंग कॉस्ट, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही होते हैं। लेकिन कौन से? ये लैंड और बिल्डिंग हो सकते हैं। पहली बात तो ये है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इट विल बी लैंड और बिल्डिंग और अ पार्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, लैंड और बिल्डिंग, पार्ट ऑफ लैंड और बोथ, पार्ट ऑफ अ लैंड और बोथ। ठीक है, मतलब पार्ट ऑफ बिल्डिंग और बोथ, कि लैंड का भी पार्ट हो, बिल्डिंग का भी पार्ट हो। ठीक है, या सिर्फ बिल्डिंग का पार्ट हो। मतलब प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ लैंड और बिल्डिंग का ही कुछ पोर्शन हो सकता है, या ये टोटल मुकम्मल की मुकम्मल हो सकती है। तो सर इसको हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से अलहदा क्यों किया? देखें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर जो चीज ग्रुप होती है ना, वो बेसिकली वो तमाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं जो कैश जनरेटिंग यूनिट होते हैं। कैश जनरेटिंग यूनिट से मुराद ये है कि जो रोजमर्रा बिजनेस के अंदर उनका इस्तेमाल हो रहा होता है, या हमने उन्हें नियर फ्यूचर में रोजमर्रा बिजनेस में उनका इस्तेमाल करना है इवन। ठीक है, मसलन एक लैंड है, उसके ऊपर फैक्ट्री लगी हुई है, तो वो लैंड कैश जनरेटिंग यूनिट है, क्योंकि लैंड के ऊपर लगी हुई फैक्ट्री जो है वो कैश जनरेट कर रही है। इसी तरह एक लैंड, उसके ऊपर फैक्ट्री नहीं लगी हुई, लेकिन आपने इस इरादे से ली है कि हम इसके ऊपर फैक्ट्री लगाएंगे, एक और यूनिट लगाएंगे, वो भी कैश जनरेटिंग यूनिट है। लिहाजा उसे भी हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही रखना है। लेकिन एक लैंड जो आपने इसलिए ली है कि यार हमारे पास फंड स्पेयर हैं कंपनी के अंदर, हम अभी डिविडेंड भी नहीं देना चाहते, फ्यूचर में कोई हमें जरूरत पड़ सकती है, और इन फंड्स को हम आइडल भी नहीं रखना चाहते कि जी बैंक में पड़े रहें। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम हमें एक जमीन मिल रही है जो कि अभी अच्छे रेट पे मिलेगी, और हम इसको फ्यूचर में बेचकर कैपिटल एप्रिसिएशन हासिल करेंगे, या फ्यूचर में बेचकर कैपिटल गेन हासिल करेंगे। वो ली ही इस नीयत से गई है। हमारा काम जमीनें खरीदना और बेचना नहीं है, हमारा काम तो, हमने तो यान की फैक्ट्री लगाई हुई है, धागा बनाते हैं हम। ये वाली लैंड हमने इसलिए ली है कि हम इसको जो है इसे फ्यूचर में बेच देंगे। पहले तो मैं इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन पे आना चाह रहा हूँ ना, फिर उसके बाद आएंगे रेंटल पर्पज वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये जो वो वाली लैंड होगी, वो जो ही खरीदेंगे, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं कहलाएगी, उसको टाइटल किया जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है ये भी नॉन करंट एसेट है। ये भी क्या है, नॉन करंट एसेट है। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है, इस तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी जो है वो नॉन करंट एसेट है। जैसे मैंने आपको लैंड की एग्जांपल दी है, इसी तरह अगर हम कोई बिल्डिंग बना लेते हैं, हमारा मेन लाइन ऑफ बिजनेस ऐसा ये नहीं है, हम एक बिल्डिंग बना के हम उसको रेंटल पे दे देते हैं। हम बनाते तो धागा हैं, लेकिन हमने कहा कि जी ये हम एक परमानेंट अप्रिसिएशन के लिए कि यार ये जो बिल्डिंग है इसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी और हमें साथ साथ रेंट भी आता रहेगा। तो इस तरह की जो बिल्डिंग है वो भी क्या है, उसे भी हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहेंगे। देखें जरा इसमें डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, लैंड और बिल्डिंग, पार्ट ऑफ बिल्डिंग और बोथ, यानी उसमें से कुछ एरिया हमने इस पर्पस के लिए मुख्तस कर दिया और बाकी के ऊपर हम अपना यूनिट चला रहे हैं। हेल्ड टू अर्न रेंटल्स, रेंट कमाने के लिए, और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ, के बना के बिल्डिंग रेंट पे दे दें तो उससे कैपिटल एप्रिसिएशन भी होती रहेगी और रेंटल भी आता रहेगा। ठीक है, जबकि आपका मेजर बिजनेस रेंटल्स ना हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहेंगे। एक तो इसकी डेफिनेशन को हमने अच्छी तरह से याद करना, अब उसको उसने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिफर्स फ्रॉम अदर प्रॉपर्टी। ठीक है, अदर प्रॉपर्टी कहाँ आती है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो आती है, विच इज यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स। ये देखिए, यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स,
और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस विच इज कवर्ड, जो कि IAS 16 के मुताबिक प्रॉपर्टी है। IAS 16 के अंदर उसे ही कहा गया, मैं उसे कैश जनरेटिंग यूनिट कह रहा हूँ, बेसिकली वो यूज एंड प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, फर्नीचर वगैरह इस तरह की चीजें जो हैं, ठीक है। और नंबर 2, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हेल्ड फॉर सेल, ठीक है। ये इन्वेंट्री है जो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो है आपने उसे सेल के लिए रखा हुआ हो, ये भी सेल के लिए रखी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है हमारा, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी IAS 16 के अंडर कवर होती है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, हम जरा मुख्तसर बात करना चाहें, और जो IAS 2 के अंदर कवर होता है एसेट, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। आगे चलेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अब उसने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं। कहते हैं द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन रादर देन फॉर शॉर्ट टर्म सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी अगर एक बंदा प्रॉपर्टी डीलर है, वो बिजनेस ही रियल स्टेट में करता है, तो वो जो लैंड रखता है, ठीक है, रादर देन फॉर शॉर्ट टर्म सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो वाली जो प्रॉपर्टी है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये वो वाली लैंड होगी जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी जाएगी। यार कहीं 5-10 साल बाद इसका रेट बढ़ेगा तो बेचेंगे, बेच के ये पैसा जो है बिजनेस के अंदर अपने डे टू डे जो हमारी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है उसके अंदर इसे इन्वेस्ट करेंगे, नंबर 1। तो ये उसकी एग्जांपल है, कहते हैं फॉर एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऐसी लॉन्ग टर्म लैंड जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। लैंड हेल्ड फॉर करंटली अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज, कि हमें कोई पता नहीं है कि हमने उससे क्या करना है, अभी डिसाइड नहीं किया। अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज का मतलब क्या है कि हमने डिसाइड नहीं किया कि उसे उसके ऊपर कोई हमने एक नया यूनिट लगाना है, प्लांट लगाना है, या उसे फ्यूचर में बेच देना है। इफ एन एंटी हैज नॉट डिटरमाइंड दैट इट विल यूज द लैंड एज ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी एंड फॉर शॉर्ट टर्म सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। कहता है इफ एन एंटी हैज नॉट डिटरमाइंड दैट इट विल यूज द लैंड, कहता है जी अनडिटरमाइंड की डेफिनेशन क्या है कि उन्होंने ये तय ना किया हुआ हो कि हम इसे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए और बिजनेस में यूज करेंगे। मैंने क्या बताया, हो रही हो या नियर फ्यूचर में हम करेंगे, तो वो अनडिटरमाइंड कहलाएगी। अगर हम ये कह दें कि जी आज तो इसका पर्पस जो है वो अनडिटरमाइंड है, हमने अभी इसको किसी तरफ एलोकेट नहीं किया, लेकिन हम इरादा ये रखते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर इरादा रखते हैं कि हम उसे बिजनेस पर्पस के लिए ऑर्डिनरी कोर्स में शॉर्ट टर्म में यूज करेंगे, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर हम अनडिटरमाइंड हैं और ना हमें ये पता है कि हमने उसे लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन करनी है, और ना हमने ये इरादा है कि हम इसे शॉर्ट टर्म के अंदर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर यूज करेंगे, ये भी नहीं है, तो फिर वो वाली जो प्रॉपर्टी है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। ये जो लिखा हुआ है ना कि लैंड हेल्ड फॉर करंटली अनडिटरमाइंड यूज, अब उसने डिफाइन किया कि भाई अनडिटरमाइंड यूज से मुराद क्या है। कहता है जी अगर आपने इफ एंटी हैज नॉट डिटरमाइंड दैट इट विल यूज द लैंड एज ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और फॉर शॉर्ट टर्म सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, कि अगर आपने करंटली ये डिटरमाइन नहीं किया कि आप इसे शॉर्ट टर्म और ऑर्डिनरी कोर्स में यूज करेंगे, तो उसे अनडिटरमाइंड कहेंगे। अगर आज आपने वो लैंड खरीदी है और अभी आपने उस पर कुछ नहीं किया, लेकिन आपने ये तय कर लिया कि हम इस पे ये शॉर्ट टर्म या ऑर्डिनरी कोर्स का काम करेंगे, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। इसीलिए एक कंपनी, मैंने शुरू में एग्जांपल दी, कंपनी ने लैंड ली, उसके ऊपर उन्होंने यूनिट लगाया, वो तो उसकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, लेकिन उन्होंने एक लैंड ली और उन्होंने कहा जी इसके ऊपर भी हमने अगले साल 2 साल के अंदर शॉर्ट टर्म टाइम के अंदर हमने इस पे भी यूनिट लगा देना है, अभी लगा नहीं है, तो वो भी डिटरमिन हो गया, वो अनडिटरमिन्ड यूज नहीं रहा, तो वो क्या होगी, वो फिर आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए यूज जो है वो अनडिटरमिन्ड होना बहुत जरूरी है। ओके, और ये मुश्किल काम होता है, ये वाली बात तय करना पर्टिकुलरली ऑडिटर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मैनेजमेंट ने उसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ग्रुप किया हुआ है, आप उसे कहते हैं कि भाई ये क्या है, तो वो फिर खैर एविडेंस तो होते हैं कि फ्यूचर प्लान है, कोई बिजनेस है, कोई नक्शे वक्शे हैं, कोई उसकी जो बिजनेस प्लान बना के दे दिया जाता है, तो फिर ऑडिटर इससे अंदाजा कर सकता है कि ये डिटरमिन्ड है, इसका ऑडिटर के पास यही एविडेंस होता है।
कल को वो उस प्लान के मुताबिक काम ना करें और उसे लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए यूज करते जाएं, तो ये वो चीज है जिसे ऑडिट के अंदर सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जज करना। दैट इज इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट जो है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वेरीफाई। उसके बाद कहता है प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड फॉर फ्यूचर यूज एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये देखें कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर हमने यूज करनी हो, मतलब हमारी फैक्ट्री है, धागा बना रहे हैं, लेकिन हमने एक जगह दी हुई है, उसके ऊपर हम फ्लैट बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, दुकानें बना रहे हैं कि जी इसको हमने रेंटल पे देना है, तो वो क्या होगा, वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ना, प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, और डेवलप्ड या डेवलप्ड है फॉर फ्यूचर यूज, या अंडर कंस्ट्रक्शन है या अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, डेवलपमेंट मीन उसकी लेवलिंग शेवलिंग हो रही है या कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई है। फॉर फ्यूचर यूज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कि हमने फ्यूचर में उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर यूज करना है, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है। ये बात है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जी मुकम्मल होने के बाद उसको नहीं, ऐसे नहीं है। अंडर कंस्ट्रक्शन भी जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस में भी जो है वो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह अब उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो इसने एग्जांपल्स दी हैं, इसका क्वेश्चन को जज करने में, अटेम्प्ट करने में वो पूछता है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है। ठीक है, ओके। अब वो कहता है जी नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ आइटम्स दैट आर नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो बाहर लगती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेकिन वो नहीं है। प्रॉपर्टी इंटेंडेड फॉर सेल इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, मैंने बताया रियल स्टेट कंपनी का जो स्टॉक है वो उसकी इन्वेंट्री है। ठीक है, वो उसका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। एक कंपनी जो कॉलोनी बना के बेचती है, जितने प्लॉट हैं वो हम उसकी इन्वेंट्री में लेते हैं बैलेंस शीट के अंदर। ओके, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग, कहता है जी जो ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो, जिसमें हमारे खुद के ऑफिस हो, खुद की फैक्ट्री हो, अमंग अदर थिंग्स, कहता है जी बाकी चीजों के अलावा ये चीजें उसके अंदर हो। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर यूज एज ओनर ऑक्युपाइड। ठीक है, कि जिसको हमने हेल्ड किया हुआ हो। मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दी ये वाली बात यहाँ पर अनडिटरमिन्ड बताते वक्त, कि आज मेरे पास है लेकिन मैंने इसे फ्यूचर में ओनर ऑक्यूपेशन में लेना है, मैंने इस पे एक और यूनिट लगाना है, एक और फैक्ट्री लगानी, ऑफिस बनाना है। ठीक है, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड सब्सिक्वेंट यूज ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड। ठीक है, कि मैंने अभी उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं की, लेकिन रखी इसलिए हुई है कि फ्यूचर में ऑफिस बना के यहाँ पर कंपनी का ऑफिस बनेगा या फैक्ट्री लगेगी। ठीक है, ऊपर क्या है, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर यूज एज ओनर ऑक्यूपाइड। यहाँ पर प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, ये बनी बनाई है लेकिन फ्यूचर यूज है। ये क्या है कि आपने डेवलपमेंट करनी है अभी इसके ऊपर, लेकिन पर्पस क्या है, ओनर ऑक्यूपेशन, ओनर ऑक्यूपाइड इसका पर्पस होगा। ओनर ऑक्यूपाइड मीन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने इस्तेमाल होना है। प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉइज वेदर और नॉट द एम्प्लॉइज पे रेंट एट मार्केट रेट्स। ठीक है, बाज कंपनियां फैक्ट्री के अंदर जितनी भी ये स्पिनिंग मिल्स लगी हुई हैं, वहाँ पर जीएम, जो मिल मैनेजर है, जीएम है, स्पिनिंग मास्टर, फलां फलां वर्कर्स हैं, इवन उनको रहाइश दी हुई है। चाहे वो रेंट उसका दें या ना दें, वो वाली जो रहायश है वो भी ऑर्डिनरी कोर्स में ही गिनी जाएगी, वो भी ओनर ऑक्यूपाइड की तरह ट्रीट होगी, यानी वो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। एंड देन द लास्ट थिंग इज कि जी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अवेटिंग डिस्पोजल। ठीक है, एसेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल होता है ना, कि जिनको हम एक्टिव यूज से रिटायर कर देते हैं और कहते हैं नहीं हमने इसको, तो वो भले हमारे ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर वो नहीं रहे, लेकिन चूंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स में थे, अब वो हेल्ड फॉर सेल भी हैं, तो उन्हें हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। वो क्या होंगी, वो हमारी जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही कहलाएंगे। ठीक है, पार्टली ऑक्युपाइड बिल्डिंग अगर है कि आधी बिल्डिंग के अंदर आपके ऑफिसेज हैं, आधी बिल्डिंग के अंदर आपने रेंटल दिया हुआ है और रेंटल आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। एन एंटी माइट यूज पार्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी फॉर द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज एंड होल्ड अनदर पार्ट ऑफ द सेम प्रॉपर्टी टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन। In other words, part of the property might be owner occupied and part held as the investment. The two parts are accounted for separately if they could be sold separately or leased or separately under the finance lease. ये उसने कंडीशन बताई है कि अगर उनको अलहदा से वाजे किया जा सके, अगर एक ही ऑफिस के अंदर दो स्पेसेस हैं, कुछ लोग रेंट पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग जैसे वो रेंट ऑफिस का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो आपकी
ऑर्डिनरी कोर्स में आ जाएगा, वो ये नहीं होगा कि जी आपकी वो उसको हम ले लेंगे। लेकिन कहता है जी अगर दो बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर आधा पोर्शन रेंट के लिए हो, और याद रखिएगा जब भी रेंट कहता हूँ तो रेंट शुड नॉट बी योर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो वो कैश जनरेटिंग यूनिट है, वो फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर एक कंपनी तो टेक्सटाइल में काम करती है, लेकिन उन्होंने ये प्लाजा बना दिया, फर्ज करें ये लालपुर गैलरिया है, एज्यूम कर लेते हैं एक सिचुएशन, दो सिचुएशन एज्यूम कर लेते हैं। नंबर वन कि जी खटक साहब के अपने टेक्सटाइल का बिजनेस है, एज्यूम कर लेते हैं, नहीं है उनका वैसे, तो उन्होंने उस बिजनेस के साथ साथ ये एक प्लॉट लिया और इरादा ये रखा कि यार इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपना दुकानें बना के रेंट पे देंगे। ठीक है, तो उनका मेन बिजनेस ये नहीं है, मेन बिजनेस उनका टेक्सटाइल है, फर्ज कर लें। तो अब इस प्लाजे के अंदर एक फ्लोर के ऊपर उन्होंने अपने ऑफिस बना लिया, अपने टेक्सटाइल मिल के सारे। ठीक है, अब वो जो एक फ्लोर है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी सारे के सारा जो फ्लोर है जिससे वो रेंटल अर्न कर रहे हैं, बाकी जितनी भी स्पेस है वो क्या है, वो उनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। उन्होंने एक परमानेंट एप्रिसिएशन और रेंटल पर्पज के लिए एक चीज क्रिएट कर दी। ठीक है, तो इस तरह मतलब अगर हम इसे अलग-अलग कर सकें तो वो पोर्शन जो ऑर्डिनरी कोर्स में यूज होना है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, और जो ऑर्डिनरी कोर्स में यूज नहीं होना वो क्या है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। बस ये आगे चलो जरा। And if this is not the case, the property is investment property only if an insignificant portion is held for use in the production। तो कहता है जी अगर कोई बहुत थोड़ी सी स्पेस होती, लाइक इसके अंदर तो पूरा फ्लोर उनके पास है, अगर कोई एक आध शॉप रखी हुई होती तो फिर ये सारी ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। तो लेकिन कहता है जी अगर वो सिग्निफिकेंट पोर्शन उन्होंने रखा हुआ जो कि आइडेंटिफाइबल है तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और बाकी सारी फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। बस जी यहाँ तक रहेंगे, आज हमने इसकी एक्सप्लेनेशन कर ली है। कल इंशाल्लाह ताला ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपने जो मैंने क्वेश्चन करवाया वो अटेम्प्ट करना है गवर्नमेंट ग्रांट्स का, मैंने इसके उसके शॉर्ट क्वेश्चन है 5-6, वो अटेम्प्ट कर लेने हैं आपने, पहले 4 और आगे शायद 1-2 होंगे। और ये जो मैं थ्योरी आपको पढ़ाई है आज इसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, इसको अच्छी तरह जांच के समझ के इसको रीड आउट कीजिएगा, ताकि कल जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। जी असदुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज का लेक्चर ही अपलोड करवा दें सर। सर वो कनेक्शन ब्रेकडाउन हो रहा था बार बार। अच्छा जी, ओके, थैंक यू।